स्टूडेंट्स, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता के विषय में पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। उन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य रचना शुरू कर दी। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति के प्रति प्रेम झलकता है। इसके बाद वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और उनकी कविताओं में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। 1961 में सुमित्रानंदन पंत जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। वे हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। आज हम उनकी लिखी हुई कविता पर्वत प्रदेश में पावस के विषय में पढ़ेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। बच्चों, इसमें कवि ने पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश था, पहाड़ी इलाका है, तो उसमें पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल प्रकृति वेश यानी कि प्रकृति का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय प्रदेश था, उस समय प्रकृति पल पल अपना वेश बदलती रहती है, क्योंकि कभी बादल घिर आते हैं, कभी बादल छंट जाते हैं, कभी अंधेरा छा जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु में प्रकृति अपना वेश बदल रही हो, अपने रूप को बदल रही हो। आगे पर्वत के सौंदर्य का वर्णन किया है कि मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल का वर्णन है इसमें कि गोलाकार जो है पर्वत है, जिसके चरणों में ऊपर जो है पहाड़ है और जिसके चरणों में ताल यानी कि समुद्र, विशाल समुद्र दर्पण सा फैला हुआ है, दर्पण के समान फैला हुआ है। ताल यानी कि तालाब, दर्पण सा आईने के जैसा फैला हुआ है। पहाड़ के बारे में बताया कवि ने कि एक विशाल मेखलाकार गोलाकार पहाड़ है, जिसके चरणों में विशाल समुद्र दर्पण के समान, आईने के समान फैला हुआ है और उस पर्वत पर अनेक रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उस रंग बिरंगे फूल को उन्होंने पर्वतों की आंखें बताया है। देखो, वह पर्वत अपने सहस्त्र का मतलब है हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आँखों से नीचे जल में, जो नीचे जल है उसमें अपने निज, अपने महाआकार विशाल आकार को बार बार अवलोक का मतलब है देख रहा है। बच्चों, पर्वत प्रदेश था, वर्षा ऋतु थी। बादलों के छा जाने से या बादलों के हट जाने से ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपना वेश पल पल बदल रही है। ऐसे में गोलाकार विशाल पर्वत, जिसके चरणों में विशाल तालाब है, वह दर्पण की तरह फैला हुआ है। उसमें अपनी
हजारों फूल रूपी आँखों को खोलकर वह अपने विशाल आकार को बार बार देख रहा है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें कवि ने झरनों का वर्णन किया है कि जब वर्षा ऋतु आती है, पहाड़ों से जो वाटरफॉल हैं, झरने हैं, वो गिरते हैं तो वो किस तरह का सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं। उसी का वर्णन है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती सी लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसमें कवि ने कहा है कि जो झरने हैं मानो गिरी यानी कि पहाड़ का गौरव महिमा को गाते हुए मद में, मद का मतलब है मस्ती में, मस्ती को नस नस में उत्तेजित करते हुए, उत्पन्न करते हुए मोती की लड़ियों से सुंदर। जब झरने नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ियों जैसे सुंदर हों। ऐसे गिरते हुए झरने झाग भरे, झाग यानी कि फेन से, झाग से ही भरे हुए निर्झर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए जमीन पर गिरते हैं तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसमें कवि ने कहा है कि ऊंचे गिरिवर यानी कि पर्वत पर, पर्वत के उर हृदय से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं, ऊंची इच्छाओं जैसे तरुवर विशाल वृक्ष, उच्च आकांक्षाओं, ऊंची इच्छाओं जैसे जिसमें ऊंचा उठने की कामना है, और उर हृदय, तरुवर पेड़, झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव नभ यानी कि शांत आकाश में झांक रहे हैं। और उनका झांकने का तरीका है कि वो किस तरह से झांक रहे हैं। अनिमेष, एकटक, बिना पलकें झुकाए अटल झांक रहे हैं, लेकिन कुछ चिंता पर, कुछ चिंतित हैं। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाओं की तरह वृक्ष सूने आकाश में एकटक अटल झांक रहे हैं, परंतु कुछ चिंतित हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति चिंता में डूबकर सूनी आंखों से आकाश की ओर देखता है, उसी प्रकार ये वृक्ष भी कुछ चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। इसमें कवि ने बताया है कि कभी कभी वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर अजीब सा दृश्य हो जाता है, कभी धुंध छा जाती है, कभी नीले बादल छा जाते हैं, तब कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कैसा दृश्य लगता है यह इसमें बताया है कि जब बादल छा जाते हैं तब ऐसा लगता है उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद, भूधर यानी कि पहाड़, पारद के पर यानी कि पारे के समान श्वेत और चमकीले पंखों से। पारद के पर, पारे के समान श्वेत और चमकीले पंखों वाला भूधर यानी कि बादल अचानक फड़फड़ाकर उड़ गया हो। बादल छा जाने पर ऐसा लगता है कि जैसे पारे के समान धवल और चमकीले पंखों वाला पहाड़ अचानक उड़ गया है। और रव शेष रह गए निर्झर, निर्झर का मतलब है झरनों के, रव शेष यानी कि केवल आवाज़ ही शेष रह गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना बादल दिखाई दे रहे हैं, ना झरने दिखाई दे रहे हैं,
तो ऐसा लग रहा है जैसे झरनों के केवल आवाज़ ही शेष रह गई, आवाज़ ही सुनाई दे रही है। और अचानक बारिश होने लगी, तब ऐसा लगता है कि जैसे टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर यानी कि आकाश जो है, भू यानी कि पृथ्वी पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जब बच्चों वर्षा ऋतु में कभी धुंध छा जाती है या बादल जो है नीले से दिखाई देने लगते हैं और तेज बारिश आने लगती है, तब ऐसा लगता है जैसे सब है डर के साथ, भय के साथ यानी कि डर के साथ, शाल वृक्ष का नाम है, शाल जो वृक्ष है वो धरा पृथ्वी में धंस गए हैं। मूसलाधार बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे शाल वृक्ष डर कर पृथ्वी में धंस गए हैं। उठ रहा धुआं, और तेज बारिश से धुआं सा उठने लगता है, तब ऐसा लगता है जैसे जल गया ताल। ताल यानी कि समुद्र जल गया हो और समुद्र जलने से उसमें से धुआं उठ रहा हो। कवि ने कहा है कि ये सब जो है इंद्र भगवान अपनी जादूगरी दिखाते हुए करते हैं। तो दिखाया है कि यों जलद यान में विचर विचर, जलद यानी कि बादल रूपी विमान में, विचर विचर घूम घूम कर इंद्र भगवान अपनी इंद्रजाल यानी कि जादूगरी दिखा रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे अपने बादल रूपी विमान में घूमते हुए इंद्र भगवान अपनी जादुई खेल को दिखा रहे हैं। आश्चर्य है कि वर्षा में पहाड़ों पर क्षण क्षण अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।